प्लेलिस्ट कहाँ पर मिल जाएगा, ये जो है ना वो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर आपका जो है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ से जो है आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना ये लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 16, ठीक है। तो इसको मैंने 2 वीडियोस में मैंने कवर किया है, एक लेक्चर नंबर 17 और 16 में डिडक्शन नॉट अलाउड को मैंने इन दोनों लेक्चर में मैंने कवर किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो डियर स्टूडेंट ये जो चीज़ आगे बताएंगे ना, ये सेक्शन सब सेक्शन ए बी, ठीक है ना, आगे मजीद हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इसकी है ना वो डिडक्शन के आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी आप जो है ना ये जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे ये अपनी इनकम में से आपको जो है ना वो डिडक्शन आपको जो है ना वो अलाउड नहीं है, यानी आप अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हम इसको पढ़ते हैं पहले वन बाय वन। Any cess rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied on the profit or gains of the business or assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profits or gains। dear student, ये जो कहना चाहता है वो कहते हैं कि अगर आपकी बिज़नेस के गेंस के ऊपर अगर आप जो है ना कोई टैक्स जो है ना वो पे करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो टैक्स की पेमेंट जो है आप करते हैं उसकी डिडक्शन क्या है, आपको जो है ना वो आपको परमिशन आपको नहीं है, आप उसकी जो है ना अपने इनकम में से उसकी डिडक्शन आपको नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कहते हैं एज ए परसेंटेज, ऐसे एज परसेंटेज या अदरवाइज, चाहे वो जो टैक्स हो ना वो किसी परसेंटेज की फॉर्म में हो ऑफ द प्रॉफिट या किसी और तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट किया हो, ठीक है ना। लेकिन आप जो भी टैक्स आप पे करेंगे ना वो आप क्या कर सकते हैं, अपने उसकी डिडक्शन आप इनकम में से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है डियर। स्टडी जी मैंने इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो लिखी है, ठीक है ना। तो ये कौन सा इनकम स्टेटमेंट है, ये वो इनकम स्टेटमेंट है जो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, टैक्स अथॉरिटीज़ को क्या करेंगे, जो जमा करवाएंगे। यानी क्या होगा, जो टैक्स के लॉस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आप जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक होता है इनकम स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है ना। तो वो अकाउंटिंग पर्पस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जो आप टैक्स अथॉरिटीज़ को जमा करवाते हैं, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ को आप जमा करवाएंगे उसने आपको जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना है और आपके ऊपर लगाना है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो वो इनकम स्टेटमेंट वो है। तो डियर फ्रेंड वो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया कि आप जो भी टैक्स जो है वो पे करेंगे ना, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर की बात करें, क्योंकि जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, जो टैक्स की मद में आप जो है ना वो जो भी अमाउंट आप पे करेंगे ना, तो आपको जो है ना यहाँ पर डिडक्शन करने की आपको जो है ना परमिशन नहीं है। यानी आप उस आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी जो इनकम है उसमें से जो टैक्स की मद में जो भी अमाउंट आप पे करेंगे ना, वो आप जो है ना यहाँ से माइनस नहीं कर सकते, आपको जो है ना परमिशन नहीं देता टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको परमिशन नहीं देता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है ना वो पहला पॉइंट हो गया है। चलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक समझाऊँ तो एक पॉइंट ये क्या क्या है, इन पाकिस्तान एनी टैक्स पेएबल इन पाकिस्तान और अ फॉरेन कंट्री, है ना, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो है ना आपकी क्या है कोई पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, एक जो है ना कोई फॉरेन कंट्री में, ठीक है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में, यूएसए में क्या है वहाँ पर आपकी कंपनी है, ठीक है। ज़ाहिर इनका जो है ना इनकम स्टेटमेंट भी बनेगा, ठीक है ना, और पाकिस्तान में जो कंपनी आपकी चल रही है ऑपरेट कर रही है उसका भी इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो बनेगा। अब वो कहते हैं चाहे पाकिस्तान में अब कोई जो है ना वो कोई टैक्स पे करे, वो आप जो है ना अपने इनकम स्टेटमेंट में से यहाँ पर आपको जो है ना वो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। या चाहे आप जो है ना कोई अमेरिका में आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पर क्या हो सकते हैं, आप जो है ना कोई आपने कोई टैक्स जो है ना आपने पे किए, ठीक है ना। तो वो जो आपने टैक्स पे किया ना, तो आपकी जो पाकिस्तान की कंपनीज है ना उसकी इनकम स्टेटमेंट में से वो जो टैक्स आपने फॉरेन कंपनी जो आप फॉरेन कंपनी थी वहाँ पर पे की थी, वो जो है ना वो यहाँ पर एज एक्सपेंस डिडक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वो ये कहना चाहता है। सजेशन फिर हम जो ना आगे पढ़ते हैं वो है बी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। बी सब सेक्शन बी वो कहते हैं एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन द सब पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 फ्रॉम एनी अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन, ठीक है। अब ये सुन यहाँ पर जो वर्ड पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, कोई इंडिविजुअल भी है, कोई पार्टनरशिप भी है जिसको हम AOP कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम कहते हैं, या कोई कंपनी भी है, या फेडरल गवर्नमेंट है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन की डिफिनेशन में सारी चीज़ें जो है ना वो आती है, ठीक है। तो अच्छा हम मैं कोई एग्ज़ाम्पल दूंगा। मिसाल के तौर पर क्या है, आप जो है ना एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी, आपके पास कुछ पैसे थे, ठीक है ना, आपने क्या कि वो
आपने क्या किए, बैंक में आपने क्या किए, रख दिए हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, बैंक क्या करता है, मिसाल के तौर पर वो सालाना या कोई सेमी एनुअली क्या करता है, आपको जो है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है। मिसाल के तौर पर बैंक क्या करता है, आपको आपका जो है ना बैंक ने आपके जो है ना वो 1000 रुपया क्या करना था, पे करना था, क्योंकि आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में आपने कुछ पैसे रखे होते हैं, ठीक है। तो उसने 1000 रुपया की आपको पेमेंट करनी थी इंटरेस्ट की मद में, लेकिन बैंक क्या करेगा, वो 1000 में से क्या करें, हम सपोज करते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बैंक क्या करेगा, आपको 1000 रुपया पे नहीं करेगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, 1000 में से क्या करें, हम सपोज करें कि बैंक ने आपको जो है ना वो 100 रुपये अपने पास रख लिए और पे क्या किया, आपको अदा की इंटरेस्ट की मद में आपको जो है ना वो 900 रुपया क्या किया, आपको अदा किए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब वो कहते हैं, इसको कहा जाए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं TDS कहा जाते हैं, ठीक है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है, इसको एडवांस्ड, इसका नेचर क्या है, एडवांस टैक्स है, ठीक है ना। इसको एडवांस टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो इनकम है ना, ये आपकी इनकम ही है ना, जो आपकी जो है ना वो बैंक से आपको इंटरेस्ट की सूरत में आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आपकी आमदनी आपकी आने से पहले ही क्या होता है, वो आपके ऊपर जो है ना आपकी आमदनी के ऊपर टैक्स कट जाता है, इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। यानी आपकी आमदनी आपको पहुंचने से पहले ही इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स कट चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इसको याद रखना है। तो बैंक ने क्या किया, उसमें से 100 रुपये काटे हैं और बाकी क्या कि आपको जो है ना इंटरेस्ट की मद में 900 रुपये पे कर दिए। अब वो कहते हैं ये 100 रुपये जो है ना, ये वाला जो बैंक ने जो है ना क्या किए, काटे हैं, TDS किया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात में जो इसने काटे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो वो जो ये अमाउंट है ना, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो है ना वो आप आप उसको जो है ना वो डिडक्शन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी ठीक है, या जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है वो क्या है, उसकी आप डिडक्शन क्या कर सकते हैं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जो है ना उसको ये चीज़ हम बात जो है ना वो समझाना चाहते हैं, ठीक है। और जो मैंने जो फर्स्ट पार्ट की बात की है ना, वो मैंने किसकी बात की, मैंने बिज़नेस इनकम की बात की है, लेकिन इसको आपने जहन में रखना है, प्रॉफिट और गेंस ऑफ द बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने उसको जहन में जो है ना वो रखना है। फिर हमने क्या किया, AB हमने कर लिया और फिर हम जो है ना वो हम L की तरफ जो है ना वो आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो L क्या कहता है, इसको हम समझते हैं, ये ब्लड हो गया। वो कहते हैं एनी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांजैक्शन पेड और पेपर अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इन एग्रीगेट एक्सीड 250,000 रुपीज़ मेड अदर देन बाई क्रॉस चेक एंड ड्रॉन ऑन ए बैंक और बाई क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर, ठीक है। इसको अपना खुद अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको जो टर्मिनोलॉजी हाईलाइट की है, मैं पहले आपको ये समझा दूँ, फिर मैं इस सेक्शन की तरफ जो आ जाता हूँ, ठीक है। पहले क्या है, क्रॉस चेक है, फिर बैंक ड्राफ्ट है, फिर क्या है, पे ऑर्डर है, ठीक है। इसको मैं आपको जो है वो समझा दूँ, ठीक है। ये क्या होता है, क्रॉस चेक होता है, ठीक है, क्रॉस चेक होता है। फिर मैं सेक्शन की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब देखो क्रॉस चेक क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है, तो मुझे जो है ना OGDCL ने जो है ना मुझे स्कॉलरशिप जो है ना वो दिया था, ठीक है, स्कॉलर SCHOLAR, ठीक है। तो OGDCL जो है ना उसने मुझे स्कॉलरशिप दिया था, ठीक है। तो क्या था, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जब भी जो स्कॉलरशिप की मद में जो मुझे पेमेंट करता था ना, तो मुझे क्या, मुझे कैश नहीं देता था, बल्कि क्या था, मुझे वो क्रॉस चेक जो है ना वो क्या करता, वो मुझे देता था। अब मैं क्या करता था, क्रॉस चेक क्या आता था, मैं बैंक जो है ना वो ले जाता था, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्रॉस चेक के ऊपर हम सपोज करते हैं कि उसके ऊपर क्या था, 20,000 रुपया जो है ना वो लिखा हुआ था, ठीक है, अमाउंट लिखी हुई थी। अब मैं क्या करता था, ये क्रॉस चेक जो है ना वो मैं लेता था, ठीक है, जो मुझे यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपना स्कॉलरशिप की मद में देते थे पैसे, मैं क्रॉस चेक जो है ना वो बैंक में जो है ना वो प्रेजेंट करता था, और बैंक क्या करता था, वो अमाउंट 21,000 रुपये वो मुझे कैश नहीं देता था, बल्कि जो 21,000 रुपये ना वो क्या था, मेरे बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता था, बैंक जिस बैंक को मैं चेक प्रेजेंट करता था, ठीक है। और बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने के बाद फिर मैं इसको जो है ना वो निकालता था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है कि इसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, वो अमाउंट जो क्रॉस चेक के ऊपर लिखा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद आप जो है ना उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो ये क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर डियर क्या है,
आगे क्या था, मैंने आपको बताया था कि बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है ना। एक होता है बैंक ड्राफ्ट होता है और दूसरा मैंने आपको बताया है पे ऑर्डर होता है, ठीक है, पे ऑर्डर होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों क्या है, ये फ़ंड ट्रांसफ़र करने के एक जना वो एक तरीके। अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है ना, तो क्या होता है, आपको जो है ये बैंक ड्राफ्ट क्या करना होगा, आपको जो बैंक से इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ये पेमेंट, ये क्या है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पेमेंट क्या है, ये दोनों क्या है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ठीक है। या इसको अगर आपने किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आपने ना ये जो दोनों चीज़ें इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इसमें फ़र्क ये है ना, अगर आपने किसी को विद इन सिटी, सेम सिटी या विद इन या सेम सिटी के अंदर आपने किसी को पेमेंट करनी है, तो फिर क्या होगा, आप बैंक जो ड्राफ्ट होगा वो आप जो है ना वो ले सकते हैं बैंक से, ये बैंक आपको इशू करेगा, ये बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और पे ऑर्डर क्या होगा, ये भी आपको बैंक ही इशू करेगा। अगर आपने क्या किया, आउटसाइड सिटी आपने अपने किसी को पेमेंट करनी है ना, आउटसाइड सिटी, तो फिर क्या होगा, आपको जो है ना वो ये लेना पड़ेगा बैंक से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आउटसाइड सिटी मिसाल के तौर पर जो ना आप जो है ना वो एबटाबाद में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप जो है ना किसी पेशावर में जो है ना किसी बंदे को पेमेंट जो है ना वो करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये आपको जो है ना बैंक से लेना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोनों क्या है, पेमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी को पेमेंट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया ना, अंडर अ सिंगल हेड अकाउंट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूँ, जो बिज़नेस है मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसने क्या किया, मेंटेनेंस का क्या किया, कोई एक्सपेंस किया है, कोई स्टेशनरी का एक्सपेंस किया है, ठीक है ना, कोई स्टेशनरी का एक्सपेंस किया है, ठीक है ना। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या है, हर एक क्या है, ये इसको कहते हैं सिंगल, इसको कहेंगे क्या है, सिंगल अकाउंट, इसको हम जाना वो सॉरी अकाउंट हेड हम कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एक सिंगल अकाउंट हेड है, ठीक है। इस तरह यूटिलिटी बिल्स हो गए, ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल अकाउंट हेड है, ठीक है। सर डियर स्टूडेंट, अब हम जो है ना वो सेक्शन की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप जो है ना वो क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या कोई क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एक बैंकिंग चैनल क्या होता है, आप यूज़ करते हैं बैंकिंग चैनल, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है ना वो पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, आपको जो है ना वो डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। आप जो है ना इनकम में से वो अमाउंट कोई भी पेमेंट कर, आप उसकी जो है ना वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसने यहाँ पर एक और बात की, ठीक है, अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड इन एग्रीगेट एक्सीड, ये क्या है, एक सिंगल हेड अकाउंट, मेंटेनेंस क्या है, एक सिंगल हेड अकाउंट है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, सिंगल हेड अकाउंट है। स्टेशनरी क्या है, ये एक सिंगल हेड अकाउंट है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसी भी सिंगल हेड अकाउंट के तहत वो अमाउंट क्या करे, वो 25,000 से क्या हो, वो क्या है 250,000 की बात करें, यानी 2,50,000 से क्या हो, एग्रीगेट इकट्ठा करके, यानी पूरे साल के दौरान, ठीक है ना, वो साल में इकट्ठा करके क्या हो, वो सिंगल हेड अकाउंट के तहत तो 2,50,000 से अमाउंट क्या हो, वो ज़्यादा हो, नंबर एक, नंबर ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा कहते हैं 25,000 रुपये, वो यहाँ पर कहते हैं, देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, वो कहता है इंडिविजुअली, ये हर एक अकाउंट वो क्या हो, वो 25,000 से अमाउंट जो भी पे करते हैं वो क्या हो, 25,000 से ज़्यादा हो, यानी वो कहते हैं वो अगर अमाउंट उनको एग्रीगेट करें, यानी मिसाल तब आपने पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीना जो ना आपने जो ना वो पेमेंट करते रहे, इसको जो भी जमा करते रहे एक साल के अंदर, वो क्या हो, वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप जो है ना हर महीने जो भी आप जो है पेमेंट करते हैं वो क्या हो, 25,000 रुपये से क्या हो, वो ज़्यादा हो, ये क्या है, ये एग्रीगेट टोटल जितनी भी एक साल के अंदर आपने पेमेंट की है वो क्या हो, 2,25,000 से ज़्यादा हो। लेकिन क्या हो, इंडिविजुअली क्या हो, इंडिविजुअली जो आप हर मंथ जो है ना वो हर मंथ जो है ना आप पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो क्या हो, 25,000 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो फिर क्या मिलेगा आपको जो है ना वो डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना, अदरवाइज़ आपको जो है ना वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को आपने जो है ना वो जहन में रखना है। अगर ये फुलफ़िल करता है, आप कोई
खर्चे की मद में कोई पेमेंट करते हैं, ये तीनों कंडीशन क्या करता है, ये फुलफ़िल करता है, तो फिर क्या आपको जो है ना वो डिडक्शन माइनस करने, अपने इनकम में से डिडक्शन क्या है आपको जो है ना माइनस करने की इजाज़त है। अदरवाइज़ आपको जो है ना वो नहीं है। तो हमने हमने जो है ना वो एल कर लिया, ठीक है। हम एम की तरफ जो है ना वो आते हैं, ठीक है। रिएक्शन वो कहते हैं एनी सैलरी पेड और पेबल एक्सीडिंग 25,000 और 25,000 रुपीज़ पर मंथ अदर देन बाई क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट, ठीक है। अब रिएक्शन वो कहना चाहता है अगर आपने किसी को 25,000 रुपये जो है ना वो 25,000 से ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है। 25,000 रुपये से ज़्यादा किसी को पे करने हैं, ये क्या है, पर मंथ है, ठीक है, ये पर मंथ, ठीक है। और वो क्या हो, आप जो है ना वो क्रॉस चेक के थ्रू करते हैं, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में उसके बंदे के बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको जो है ना वो पैसे, आप जो है ना वो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, यानी अपने जो इनकम में से वो अमाउंट आपको जो है ना वो डिडक्शन करने की परमिशन है टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब जिस इसका अपोजिट क्या होगा, अगर आप जो है ना 25,000 से ज़्यादा किसी को पेमेंट करते हैं, लेकिन क्रॉस चेक क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक आप जो है ना वो क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, बल्कि किसी और सोर्स के थ्रू करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ना कोई कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो फिर क्या होगा, या कोई और सोर्स के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको जो है ना वो जो डिडक्शन होगी ना, आपको जो है ना वो अलाउड नहीं होगी। किस सूरत में अलाउड होगी, अगर आप जो है ना वो 25,000 से ज़्यादा पेमेंट किसी को करते हो पर मंथ के हिसाब से, और वो आप क्रॉस चेक के थ्रू करते हैं, या उस बंदे के बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, या उनको क्रॉस चेक देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप जो है ना उस अमाउंट की डिडक्शन आप जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, अपने इनकम में से माइनस करवा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, अगर आप कोई और सोर्स आप यूज़ करते हैं इस चैनल के अलावा, क्रॉस चेक के अलावा, ठीक है डियर। हमने एम कर लिया, फिर हम जो है ना वो एन की तरफ जो है ना वो आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ ए कैपिटल नेचर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता दूं, कोई एक होता है कैपिटलाइज्ड, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक ऐसा खर्चा, ठीक है ना, अगर मैं उसको उर्दू में लिख दूँ, ठीक है, ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। मिसाल के तौर पर क्या क्या, आपने कोई कह लिया, कोई मशीनरी ख़रीद ली, ठीक है। अब मशीनरी पे ख़र्चा करना, मिसाल के तौर आपने किया कि 1 लाख की मशीनरी ख़रीद ली है, ठीक है। तो 1 लाख का मशीनरी पे ख़र्चा करना, ये क्या है, ये जो ख़र्चा है ना, ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, एक कैपिटल नेचर है इस खर्चे की, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा मैंने बताया क्या है, 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो भी आप जो है ना कैपिटल नेचर के, यहाँ पर सॉरी ब्लड हो गया, जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी डिडक्शन क्या होगी, आपको जो है ना वो परमिशन नहीं है, उसकी डिडक्शन आप जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है रेसन। यानी आप यहाँ पर क्या है, कैपिटल नेचर की जो है ना जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ से डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं। अगर आप इसकी रीज़न पूछते हैं कि कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर की हमें जो है ना, या कैपिटल नेचर की हमें क्यों जो है ना वो डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो डिडक्शंस, आप जो भी मशीनरी ख़रीदते हैं इसकी वैल्यू में कमी होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। इसकी जो वैल्यू में कमी होती है उसको हम जो है ना वो डिप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस डिप्रिसिएशन की मद में हम अमाउंट क्या कर सकते हैं, हम उसमें से इनकम में से डिडक्शन कर सकते हैं, ये जो है ना इनकम टैक्स हमें अलाउड करता है, ठीक है। तो चूँकि हम डिप्रिसिएशन जो है ना वो मशीनरी की मद में एक बार माइनस कर चुके होते हैं, ठीक है, लिहाजा हम जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी हमें जो है ना वो अलाउड नहीं है माइनस करना, क्योंकि हम ऑलरेडी डिप्रिसिएशन के अमाउंट, ठीक है,
वो माइनस कर चुके होते हैं, ठीक है। तो हम जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, ये 1 लाख रुपया क्या है, ये हमारा कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है, इसकी नेचर क्या है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। तो फिर वो हमें अलाउड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डिडक्शन माइनस कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसकी ये रीज़न है। फिर हम जो ना वो सब सेक्शन ओ की तरफ जो ना वो आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एन एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्न ओवर इनकर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीन वो कहते हैं अगर मैन्युफैक्चर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेंडिचर सेल प्रमोशन पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं, लेकिन क्या वो एक्सपेंडिचर अगर क्या हो, वो एक्सीड करते हो, ग्रेटर हो 10% किसका, ऑफ टर्न ओवर, यानी क्या है, सेल्स का, ठीक है ना। अगर वो एक्सपेंडिचर वो सेल्स प्रमोशन पे करते हैं या पब्लिसिटी भी करते हैं, ठीक है ना, और वो एक्सपेंडिचर क्या हो, वो जो सेल का जो है ना, वो सेल का वो 10% से ज़्यादा हो, एक्सीड करता हो, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, आपको जो है ना वो डिडक्शन क्या है, आपको जो है ना वो अलाउड नहीं, आप डिडक्शन क्या कर सकते हैं, उसमें से माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी की मद में फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सपेंडिचर करती है और वो 10% से ज़्यादा हो, किसका, सेल का, टर्न ओवर का मतलब है सेल का, तो उस सूरत में क्या होगा, वो डिडक्शन जो है ना वो उसको अलाउड नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहते हैं। सर डियर स्टूडेंट, फिर आगे जो है ना ओ हमने कर ली, फिर आगे सब सेक्शन पी है, पी एन एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल, ठीक है। वो यूटिलिटी बिल की बात कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन। वो कहते हैं अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर यूटिलिटी बिल क्या होती है, गैस का खर्चा, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये सारे क्या यूटिलिटी बिल्स है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना यूटिलिटी बिल की मद में कोई खर्चा करते हैं और वो खर्चा क्या हो, एक्सेस, कुछ जो लिमिट्स आपको दी हैं, ठीक है ना, ये लिमिट्स का इसने यहाँ पर बताया नहीं है कि वो लिमिट्स क्या हैं, लेकिन वो टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो आपको जो है ना वो बताते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो खर्चा वो यूटिलिटी बिल की मद में वो कुछ लिमिट से क्या हो, वो एक्सीड कर जाते हो या आप किसी आप जो है ना कंडीशन को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, कंडीशन से वो, तो फिर क्या आपको जो है ना वो डिडक्शन आपको जो है ना वो नहीं मिलेगी उस अमाउंट की जो आप जो है ना वो यूटिलिटी बिल की मद में आप करते हैं, ठीक है। जो लिमिट्स कितनी है, कितनी अमाउंट की लिमिट है, वो यहाँ पर नहीं पता, ठीक है, वो आपको टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो है ना वो बताते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर हम जो है ना वो क्यों की तरफ आ जाते हैं, सब सेक्शन क्यों, ठीक है। अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल, ठीक है, इसको आपने समझना है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स, यानी मतलब ये जो एक्सपेंडिचर सेल से रिलेटेड है, ठीक है ना, और वो कौन कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, और वो कितने एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो सेल्स कितना कर रहा है, सेल्स की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसने सेल्स किए जो है ना वो 100 मिलियंस इक्वल या इससे ज़्यादा इसने क्या किए, उसने सेल्स किए हैं, ठीक है। और वो किसको सेल किए हैं, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, किस एक्ट के तहत, वो बंदा सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इसको समझिएगा, पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है, यानी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसने 100 मिलियन या इससे ज़्यादा सेल किया एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वो कहते हैं कि इससे रिलेटेड, इस सेल से रिलेटेड आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि इस सेल का जो जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसका हम जो 10% होगा ना, हम वो डिसअलाउ करेंगे, बाकी आप जो है ना वो आप जो है ना उसमें से माइनस कर सकते हैं। यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो फिगर मैं ले रहा हूँ ना, ये मैं एक मिसाल दे के ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये 1 लाख रुपये में मिसाल लेता हूँ। आपने सेल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपये की किए, ठीक है। अब ये आगे वो कहते हैं ना, ये आगे इसको देखो, provided that this allowance of expenditure under this class shall not exceed 10% of total deduction claimed under this act। वो कहते हैं जो आपने एक्सपेंडिचर किए ना, उसमें से उस एक्सपेंडिचर का मैं 10% आपको क्या करूँगा, डिस अलाउ करूँगा, यानी आप उसमें से 10% क्या होगा वो आप माइनस नहीं कर सकते। 1 लाख का 10% कितना बनता है, 10,000 रुपया बनता है, यानी आप क्या होगा 10,000 रुपया क्या होगा, आप जो है ना वो माइनस नहीं कर सकते, डिडक्शन नहीं कर सकते, बाकी जो 90,000 रुपया क्या होगा
उसकी आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने वैसे एग्जांपल दी है, ठीक है, समझाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँ, आपने किसी को सेल कर दिए 100 मिलियन से या मिलियन से ज़्यादा है, किसी अनरजिस्टर्ड को सेल कर दिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर आप सेल से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर का मैं 10% आप क्या करूँगा, वो डिसअलाउ करूँगा। यानी 10% क्या होगा, वो आप उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बाकी अमाउंट क्या होगा, उसकी आप जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका खुलासा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये जो 1 लाख रुपए है, ये सारे मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पर समझाया, ठीक है डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 21 है डिडक्शन नॉट अलाउड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।